और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज से 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर होंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल भारत चाइना सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच धीरे धीरे सामान्य होते रिश्तों के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और इस दौरे में वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भारत चीन विशेष प्रतिनिधि स्तर की सीमा वार्ता के 24वें दौर में भी शामिल होंगे। पिछली बैठक दिसंबर 2024 में बीजिंग में हुई थी। इसके अलावा वांग यी आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलेंगे। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद उनकी ये दूसरी भारत यात्रा होगी। दरअसल पिछले साल से दोनों देशों ने संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। कई साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो पाई और चीनी पर्यटकों को वीजा देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी और जल्द ही भारत चाइना के बीच सीधी हवाई सेवाएं भी बहाल हो सकेंगी। और इसी बीच भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस साल अलग अलग मौकों पर चीन का दौरा कर चुके हैं। और सबसे अहम यह है कि पीएम मोदी भी इसी महीने के आखिर में एससीओ समिट में हिस्सा लेने चीन जा रहे हैं। और ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय संबंधों और भारत चाइना के हाल के प्रयासों को देखते हुए ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। और तो जिस तरह से वांग यी भारत आ रहे हैं, इसी तरह से शंघाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाइना जाने वाले। इस लिहाज से भी यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और बढ़ते आगे, आज रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, क्योंकि पुतिन से मिलने के बाद अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। और इस बैठक में यूरोप के 7 बड़े नेता भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि मुलाकात न सिर्फ युद्ध को लेकर भविष्य की दिशा तय करेगी, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी बड़ा संदेश देगी। जियोपॉलिटिकल लेवल पर होने वाली बातचीत का क्या असर देखने को मिलेगा? हालांकि यूक्रेन और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के बीच होने वाली यह मुलाकात कई मायनों में अहम है। भारत की भूमिका को लेकर भी बार बार इस तरह के प्रश्न उठते रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के लिए या संघर्ष विराम के लिए भारत क्या भूमिका निभाने वाला है। और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भारत की भी एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोन पर बातचीत हुई है। फिर रूस से हम लगातार संपर्क में हैं ही। और इस बात से अमेरिका को ज़रूर थोड़ी सी परेशानी और असहजता देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णयों से भी ये बात साबित हो जाती है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की और अब एनडीए की तरफ से ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। और 21 तारीख तक जो नामांकन की प्रक्रिया है उसे पूरा करना होगा और उसके बाद आगे की जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 को 1957
त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, तिरुपुर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। मध्य प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक बधाई सीएम ने ये पोस्ट करके दी। तो लोकप्रिय एवं विजनरी नेता, राजनेता, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल, ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा और लिखा कि सीपी राधाकृष्णन जी को सर्वसम्मति से एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक बधाई।